नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 5 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं, या तो वो आर्टिकल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं। तो दूसरे न्यूज़पेपर्स से हम वो इशू उठाएंगे जो अभी तक हिंदू ने कवर नहीं किए हैं। एक हमारा अभी भी बाकी है PMLA वाला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज दो इश्यूज जो हमें डिस्कस करने हैं, एक तो ताइवान वाला इशू, इस पर हिंदू में एक छोटा सा आर्टिकल आया था, डिटेल से इशू नहीं कवर हुआ था। तो आज थोड़ा डिटेल से बेसिक्स के साथ हम ताइवान का इशू डिस्कस करेंगे। यूएस और चाइना के बीच में क्यों तलखी है ताइवान को लेके। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, पॉलिटी में आपने पढ़ा हो एक चीज आती है कि आर्म्ड फोर्सेस की जो सुप्रीम पावर है ना, वो हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इस इशू से संबंधित आर्टिकल है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया, इसके क्या मायने निकाले जाएं। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले, हाल ही में BPSC का रिजल्ट आया और अपनी कम्युनिटी से ना काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। जैसे स्नेहा सालवी, इनकी रैंक आई 51 और अमनदीप सिंह, इनकी रैंक आई 124। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमनदीप एंड स्नेहा। देखो, काफ़ी अच्छा लगता है जब रिजल्ट आने के तुरंत बाद, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर आधे घंटे में किसी की मेल आती है, तो इससे ये पता लगता है कि वो कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं ओनली IAS कम्युनिटी से, कि उन्होंने रिजल्ट आने के तुरंत बाद मेल सेंड की। तो थैंक यू वेरी मच अमनदीप एंड स्नेहा, प्राउड महसूस करवाने के लिए। आगे बढ़ें उससे पहले ना, एक एथिकल डायलेमा है, एथिकल सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं आपके आंसर में काम आ जाएगी। देखो, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बेटा क्या नाम है, पापा की चोट लगी हुई थी। हाँ। तो उनकी जगह तुम काम कर रहे हो। हाँ, पापा के ये मैं आपको बता देता हूँ। 7 साल का बच्चा है, एक यूज़र ने दावा किया 7 साल का बच्चा है, साइकिल पे जोमेटो डिलीवरी कर रहा है और वीडियो काफ़ी वायरल हुई। इस बच्चे ने बताया कि मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में डिलीवरी करता हूँ, मेरे पापा को चोट लग गई है। तो वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जोमेटो ने ये क्लैरिफाई किया कि इस बच्चे की उम्र 7 साल नहीं है, 14 के आसपास है। मतलब उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, 14 बोला उन्होंने, लेकिन अभी भी इतना साफ नहीं है। खैर, चाइल्ड लेबर तो फिर भी होगा। तो बात यह है, जोमेटो ने एक्शन नहीं लिया इसके पापा के अगेंस्ट, क्योंकि जोमेटो ने बोला देखो, कायदे से हमें एक्शन लेना चाहिए कि कोई और अगर एप्लीकेशन इनके फादर के नाम पे है तो ये नहीं यूज़ कर सकते। ये जोमेटो की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। हम लाइसेंस रद्द कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिक सिचुएशन है कि परिवार की कंडीशन ठीक नहीं है, फादर को चोट लगी हुई है। तो ये ना वो वाली बात है कि जब आप ला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हो स्पेसिफिक सिचुएशन को देखते हुए, तो एज ए ब्यूरोक्रेट भी ना आप बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करोगे जब ला स्ट्रिक्टली आपको बोलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को स्कीम देनी है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ला के अकॉर्डिंग आप स्कीम दे नहीं सकते, लेकिन आपको पता है, दिख रहा है परिवार की सिचुएशन ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन वो रियल डिजर्व करता है कि उसे स्कीम का लाभ मिले। तो उस समय आप क्या करोगे? क्या स्ट्रिक्टली ला के हिसाब से चलोगे या फिर आप ला के परे जाकर उस पर्सन की हेल्प करोगे? ऐसी सिचुएशन आपके सामने बहुत बार आएंगी जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे। कैसे आप इस सिचुएशन को टैकल करोगे? देखो, आपको ना प्रैक्टिकलिटी बताता हूं। जैसे मेरे काफ़ी सारे DM दोस्त हैं, उनसे बात होती है, तो मैंने भी उनसे पूछा क्या आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे टैकल करते हो? तो उनका ये कहना है, देखो, कानून से तो परे हम जाते नहीं हैं, कानून के अगेंस्ट तो ना सिर्फ हम नहीं जाते, बल्कि सरकार में रेयरली कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जो अपनी नौकरी को खतरे में डाल के इस प्रकार से स्कीम का लाभ देता है। उसने बताया अगर हम ऐसा करते भी हैं ना, तो ना साथी कोलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई करप्शन कर रहा है। इसका क्या इंटरेस्ट है कि वो उसको स्कीम का लाभ दे रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी क्या उसने पैसे लिए हैं? इसलिए कोई जाता नहीं है, कानून के अगेंस्ट है। और कुछ अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो ये कर देते हैं, अच्छे से हेल्प कर देते हैं कि आप यहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ऐसे बन जाएंगे, और बोल देते हैं कि जल्दी से इनके डॉक्यूमेंट्स बनवा दो, इनकी हेल्प कर दो। इस प्रकार से उनका काम हो जाता है। तो मतलब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप कुछ इमीडिएट दूसरे मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हो रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अगर कोई कानून के हिसाब से डिजर्व नहीं करता है ना, तो उसको आप सीधा सीधा कानून के विरुद्ध में जाके हेल्प नहीं कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ताइवान के ऊपर यूएस और चाइना के कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, यूएस कांग्रेस में जो स्पीकर है ना, नैन्सी पेलोसी, इन्होंने ताइवान की यात्रा की
और इस मुद्दे पर ना यूएस और चाइना में टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं। चाइना का आरोप है कि यूएस ने उसकी सोवरेनिटी का वायलेशन किया है। इसके साथ साथ चाइना ने यह भी धमकी दी थी कि यूएसए को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस विजिट के परिणाम स्वरूप चाइना के काफ़ी सारे जो मिलिट्री प्लेन्स हैं उन्होंने ताइवान के एयर डिफेंस जोन को क्रॉस किया और वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की। तो मतलब रिलेशंस में काफ़ी तलखी आ गई है ताइवान के इशू पर। देखो, सबसे पहले ना हम थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं कि ताइवान और चाइना के बीच में आखिरकार रिलेशन है क्या, ये इशू है क्या। जिनको पता भी है तो जल्दी से आपको रिवाइज हो जाएगा। देखो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, चाइना में सिविल वार फिर से स्टार्ट हो जाता है। सिविल वार चलता है दो पार्टीज के बीच। एक तरफ KMT यानी कुमिंटांग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते थे, और दूसरी तरफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन प्राप्त था USSR का, क्योंकि देखो USSR में भी उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो इसी वजह से USSR चाइना के सिविल वार में समर्थन दे रहा था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। और दूसरी तरफ KMT को समर्थन प्राप्त था UK का, USA का, इन देशों का। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग और KMT को लीड कर रहे थे चियांग कई शेक। यहाँ पर देखो, चियांग कई शेक लीड कर रहे थे KMT को यानी नेशनलिस्ट को। इन दोनों पार्टीज के बीच की लड़ाई को जीत लिया जाता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 1949 में। तो होता क्या है, KMT के लीडर चियांग कई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ भाग जाते हैं इस छोटे से आइलैंड पर। यहाँ पे देखो, चाइना के नज़दीक ये जो छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर KMT के लीडर चियांग कई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ भाग जाते हैं और एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। वो कहते हैं हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, यानी ROC हैं। जबकि 1949 में मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाता है, तो वो कहते हैं हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, यानी PRC हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है मेनलैंड चाइना में, ये कहते हैं हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, PRC हैं। जबकि KMT के लीडर चियांग कई शेक वो भागकर अपनी जान बचाते हैं ताइवान में। वो कहते हैं असली चाइना हम हैं, हमारी गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, लेकिन मेनलैंड चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं है। तो शुरुआत में क्या होता है, USA, UK ये सब देश ताइवान को ही असली चाइना मानते हैं, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चाइना मानते हैं काफ़ी सालों तक USA और USA के अलाई कंट्रीज। क्योंकि देखो, साफ तौर पे आप इंटरलिंक कीजिए, मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और जबकि उस समय कोल्ड वार चल रहा था, एक तरफ लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बीच और दूसरी तरफ कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के बीच। USSR में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और USA और उसके अलाई कंट्रीज नहीं चाहते थे कहीं भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक प्रकार से USA और उनके अलाई कंट्रीज की दुश्मन हुआ करती थी। इसी वजह से USA और उसके अलाई कंट्रीज मानते थे ये छोटा सा जो ताइवान में गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और ये असली चाइना है, मेनलैंड चाइना असली चाइना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हालात चेंज होते हैं। वियतनाम वार स्टार्ट होता है 1950s में और 60s में। वियतनाम वार में USA को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। USA को एक बात समझ में आ जाती है, अगर एशियन रीजन में डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना है तो मेनलैंड जो चाइना है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेनलैंड चाइना के साथ संबंध इंप्रूव करने ही होंगे। और तब तक क्या हो जाता है, मेनलैंड चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और USSR के बीच भी डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि USSR ने काफ़ी मदद की थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं और रिलेशंस खराब हो जाते हैं USSR और PRC के। PRC मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए USA के राष्ट्रपति 1971 में विजिट करते हैं मेनलैंड चाइना में और रिश्ते इंप्रूव होते हैं। बाद में USA के द्वारा ये स्वीकार कर लिया जाता है कि जो ये मेनलैंड चाइना है वही असली चाइना है। USA चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी अडोप्ट कर लेता है। वन चाइना पॉलिसी मतलब USA स्वीकार करता है चाइना का क्लेम है ताइवान पर। देखो, एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये PRC है यानी मेनलैंड चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी कहता है वन चाइना है, लेकिन ये कहता है जो ये ताइवान में गवर्नमेंट है ना ये इलेजिटिमेट है, यानी ताइवान चाइना का हिस्सा ही है और हमारी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ ताइवान में जो गवर्नमेंट है वो भी कहता है चाइना एक ही है, चाइना दो नहीं है,
लेकिन पीआरसी में यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो इलेजिटिमेट है, हमारी गवर्नमेंट असली गवर्नमेंट है। 1979 में मेनलैंड चाइना के साथ यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए यूएसए ने ताइवान को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था। लेकिन यूएसए की कांग्रेस में उस समय एक एक्ट पास किया गया था, ताइवान रिलेशंस एक्ट। उस एक्ट में प्रोविजन किया गया था कि यूएसए ताइवान को डिफेंस वेपन्स और दूसरी सप्लाईज देगा। तो एक्चुअल में अभी एक एम्बिग्विटी है यूएसए की ताइवान पॉलिसी के संदर्भ में। दोनों चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी और रिपब्लिक ऑफ चाइना भी, नीचे वाला ये ताइवान भी, दोनों ये कहते हैं अगर कोई देश दूसरे को रिकॉग्नाइज करेगा तो हम उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश करेंगे। यानी आज के समय में अगर इंडिया ताइवान को रिकॉग्नाइज कर ले तो चाइना इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ देगा। तो चाइना को, आपको पता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कौन नाराज करना चाहेगा, इसलिए ज़्यादातर देश ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स कुछ हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन फिर भी ताइवान का विभिन्न देशों के साथ ट्रेड होता रहता है। विभिन्न देशों ने एम्बेसी तो नहीं ओपन करके रखी है ताइवान में क्योंकि चाइना का डर है, लेकिन ट्रेड ऑफिसेज खोल के रखे हैं। उन ट्रेड ऑफिसेज की सहायता से होता रहता है व्यापार और दूसरी तरह की बातचीत ताइवान के साथ दूसरे देशों की। तो इस प्रकार से आपने बेसिक्स समझ लिए कि ताइवान और चाइना के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, और दूसरी तरफ ताइवान और दूसरे देशों में कैसे रिलेशंस हैं, चाइना की क्या सेंसिटिविटीज़ हैं ताइवान को लेके। अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की। कंटेक्स्ट आपको पता है, यूएस और ताइवान के बीच में टेंशंस क्रिएट हो गई हैं ताइवान के इशू को लेके। देखो, जहां एक तरफ अभी यूक्रेन को लेके रशिया और वेस्ट में तल्खी है, यूक्रेन वार अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है, तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि चाइना भी ताइवान पर अटैक कर सकता है। ताइवान में बहुत से लोग काफ़ी चिंतित थे इस बात को लेके, वो यूएसए से बोल रहे थे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो ताइवान को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, यूएस में कांग्रेस की जो स्पीकर है ना, नैन्सी पेलोसी, उन्होंने ताइवान की यात्रा की। अब देखो, चाइना ये कहता है कि ये वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट है। क्वेश्चन ये उठता है, कल को अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या यूएस से चाइना के ऊपर अटैक करेगा ताइवान के ऊपर हुए अटैक को रोकने के लिए? देखो, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल क्या सिचुएशन है वो हम समझते हैं। ताइवान की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा है। पूरी वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है ना सेमीकंडक्टर से संबंधित, वो ताइवान के ऊपर रिलायंट है। ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो ताइवान में होता है। आज के समय में 13 ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनकी चाइना के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जिनको चाइना से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी खड़ा हो जाता है कि यूएस के लिए ताइवान की रेलेवेंस क्या है। मतलब कुछ तो होगा ना यूएसए के दिमाग में कि वो ताइवान को सपोर्ट करना चाहता है चाइना के खिलाफ जाकर भी, कोई तो रीजन होगा ना। देखो, सिंपल सी बात तो ये है, चाइना यूएसए को रिप्लेस करके पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पावर बनना चाहता है, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है चाइना, और यूएसए चाइना को रोकना चाहता है। तो हर एक वो देश जो चाइना का दुश्मन है वो यूएसए का दोस्त है। यूएसए की ना एक स्ट्रेटजी है काफी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आइलैंड चेन। ये जो आपको डोटेड लाइन दिख रही है ना, ये सारे ना यहां पे आइलैंड्स हैं। ये वो आइलैंड्स हैं जो यूएस के फ्रेंडली हैं, बीच में ताइवान भी आता है। यूएसए ने ये जो चैन है ना फ्रेंडली आइलैंड्स की इसलिए बनाई है, कल को अगर मैरीटाइम वार स्टार्ट होता है, सिंपल वार भी हम मान लीजिए स्टार्ट होता है चाइना और यूएसए के बीच में, तो चाइना की जो मैरीटाइम पावर है ना उसे तो आगे बढ़ने से रोका जा सके। मतलब चाइना के सबमरीन्स यहां से नहीं गुजर सकेंगे, चाइना के शिप्स यहां से नहीं गुजर सकेंगे, क्योंकि ये सारे जो आइलैंड्स हैं ना यूएस फ्रेंडली है। यहां पे ना दो स्ट्रेट्स भी हैं, एक तो ये देखो मियाको स्ट्रेट, एक है बासी चैनल। चाइना के शिप्स यहां से भी नहीं गुजर सकेंगे क्योंकि चोक कर देगा यूएसए यहां पे चाइना के शिप्स की मूवमेंट्स को। और नीचे बासी चैनल है, यहां पर भी चाइना के शिप्स की मूवमेंट नहीं हो सकेगी। तो चाइना की जो मैरीटाइम पावर है ना कम हो जाएगी
यूएसए की इस फर्स्ट आइलैंड चैन की स्ट्रेटजी की सहायता से। और इस स्ट्रेटजी में ना ताइवान की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है ताइवान, देखो। इसीलिए यूएस ताइवान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। मतलब एकमात्र ये रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। बहुत सारे चीज़ों के लिए यूएसए की और दूसरे देशों की डिपेंडेंसी है ताइवान के ऊपर, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, सप्लाई चेन्स जो हैं उसमें ताइवान की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ताइवान एक ऐसी जगह है जो चाइना के इतना ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पे यूएस की थोड़ी सी भी डोमिनेंस रहती है ना, तो चाइना को काउंटर करने में काफ़ी मदद मिलती है, चाइना के ऊपर दबाव बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसी वजह से यूएस की कांग्रेस की स्पीकर की विजिट की वजह से चाइना बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। लेकिन देखो यूएस की स्ट्रेटजी में ना एक दिक्कत पता क्या है, आज भी ताइवान जो है उसकी लिंकेज ज़्यादा चाइना के साथ में है, मेनलैंड चाइना के साथ में है, यूएसए के साथ में कम है। ताइवान का यूएसए के साथ में जितना ट्रेड होता है ना, उससे डबल तो ताइवान का ट्रेड चाइना के साथ में होता है। तो मतलब ताइवान की भी डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। इसके बाद हम बात करें इंडिया का क्या स्टैंड है ताइवान के इश्यू पर। देखो, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके तहत इंडिया के ईस्ट में जो देश आते हैं उनके साथ में इंडिया अपने संबंधों को मजबूत बनाता है। तो इसी के तहत ताइवान के साथ भी इंडिया अच्छे रिलेशंस कल्टीवेट कर रहा है। ट्रेड के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट काफ़ी आई है ताइवान से। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक में भी कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है और पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी बढ़े हैं। आपको याद होगा गलवान वैली की जब घटना हुई थी ना, ताइवान के लोगों ने इंडिया का काफ़ी सपोर्ट किया था। जो ताइवान की प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें भगवान राम धनुष बाण के साथ में हैं और ड्रैगन पर तीर चला रहे हैं। तो मतलब इंडिया और ताइवान के बीच में अच्छी गुडविल है। वो बात अलग है कि इंडिया और ताइवान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, क्योंकि अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं तो चाइना के साथ फिर रिलेशन खराब हो जाएंगे। चाइना हमें बोलेगा कि ये वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। लेकिन देखो, एम्बेसीज नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिसेस जरूर हैं। रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस है ना, वो इनडायरेक्टली एम्बेसी का ही काम करते हैं। दिल्ली में इंडिया ताइपाई एसोसिएशन है, ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर भी है, TECC। इंडिया ने देखो 1949 के बाद से ही चाइना की वन चाइना पॉलिसी को माना है, जिसके तहत इंडिया ने माना है ताइवान और तिब्बत चाइना के पार्ट हैं। बट हमेशा इंडिया ने इस पॉलिसी का नाम लेते हुए चाइना को बोला है कि अगर देखो हमने वन चाइना पॉलिसी में विश्वास किया है तो चाइना भी वन इंडिया पॉलिसी में विश्वास रखे। जम्मू एंड कश्मीर को चाइना इंडिया का अभिन्न अंग माने, लेकिन चाइना मानता नहीं है, वो बात अलग है। तो इंडिया ने ना 2010 के बाद से ही चाइना के साथ जब भी कोई समिट होता है ना, उसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट में या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ना वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना छोड़ दिया है, क्योंकि चाइना वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मान रहा है। अब देखो एक चीज यहां पे और भी है, वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ है वन चाइना पॉलिसी, एक तरफ है वन चाइना प्रिंसिपल। डिफरेंस समझ लीजिए और यूएसए की भी पोजीशन जान लीजिए। यूएसए के अनुसार वन चाइना प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ताइवान जो है वो मेनलैंड चाइना का यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इनएलिएनेबल पार्ट है और दोनों की जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना वो बीजिंग में है। और दूसरी तरफ यूएसए के अनुसार हमने ना वन चाइना प्रिंसिपल को नहीं माना है, वन चाइना पॉलिसी को माना है। वन चाइना पॉलिसी के अनुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये मेनलैंड चाइना ये एकमात्र चाइना है और वन चाइना पॉलिसी के अनुसार हमने ताइवान को यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को एज ए सेपरेट एंटिटी नहीं रिकॉग्नाइज किया है कि ये कोई सोवरेन एंटिटी है। बस इतना ही, हमने ये नहीं माना है कि जो मेनलैंड चाइना है उसका सोवरेनिटी है ताइवान के ऊपर, यानी ताइवान मेनलैंड चाइना का पार्ट है। ये यूएसए की पॉलिसी है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल भाषा में बता देता हूं। एक है वन चाइना प्रिंसिपल, दूसरा है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी को माना है, यूएसए कहता है हमने वन चाइना प्रिंसिपल को नहीं माना है। वन चाइना प्रिंसिपल तो ये अगर आप वन चाइना प्रिंसिपल को मानते हो तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि ताइवान चाइना का पार्ट है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी को मान रहे हो तो इसका मतलब है कि चाइना जो है वो
ओनली चाइना है, ये मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेनलैंड चाइना, ये एकमात्र चाइना है। और ताइवान अलग से कोई सोवरेन एंटिटी नहीं है, अलग से कोई देश नहीं है, बस इतना ही। वन चाइना पॉलिसी ये नहीं बोलती कि ताइवान के ऊपर चाइना की सोवरेनिटी है, यानी ताइवान जो है वो चाइना का इनएलिजिबल पार्ट है। तो ये यूएसए का स्टैंड है। यूएसए कहता है हमने वन चाइना पॉलिसी को माना है, जिसके अनुसार हमने ये कभी नहीं माना कि ताइवान इनएलिजिबल पार्ट है चाइना का, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो, अगर ताइवान के इशू पर मतलब चाइना अगर ताइवान के ऊपर किसी भी प्रकार से अटैक करता है ना, इसके बहुत गंभीर रिपरकशंस देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि रशिया की बात अलग है, रशिया की इकोनॉमी वर्ल्ड से इतनी इंटीग्रेटेड नहीं थी, लेकिन चाइना की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड से इंटीग्रेटेड है। तो यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज कैसे जवाब देंगे इस सिचुएशन का? पूरा वर्ल्ड फिर से दो ग्रुप्स में बट जाएगा, जैसे कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था। मतलब सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी, वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी अगर ऐसा होता है तो। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो, प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, मनीष तिवारी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। वो कहते हैं हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर है हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस के। आप भी लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ते हो, संविधान का आर्टिकल 53, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो वेस्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। इसके साथ साथ इसी आर्टिकल का सेक्शन 2 ये कहता है सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, और उन पावर्स को एक्सरसाइज किया जाएगा लॉ की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। समझ गए? तो एक क्वेश्चन रेज किया जाता है, जब देखो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, तो फिर हमारे देश में आर्म्ड फोर्सेस की जो सुप्रीम पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं दी गई, प्रेसिडेंट को क्यों दी गई है? प्रेसिडेंट का तो डायरेक्टली इलेक्शन भी नहीं होता है। तो इस बात पर डिबेट होती है। देखो, दो चीजें हो सकती हैं। अब चूंकि एक चीज तो ये हो सकती है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच ये रही हो कि चूंकि देखो प्रेसिडेंट जो है वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो तो कुछ रूलिंग पार्टी से संबंध रखते हैं। जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, अलायंस हो तो वो बात अलग है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सबसे ज्यादा सीट्स आई लोकसभा में, तो बीजेपी के जो एमपीज चुन के आए हैं वही सरकार बनाएंगे, वही मंत्री बनेंगे। तो चूंकि वो मंत्री जो हैं वो एक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो हो सकता है संविधान निर्माता ये चाहते थे कि मंत्री तो एक पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किसी एक पार्टी से संबंध नहीं रहे। उन आर्म्ड फोर्सेस देश की हैं, तो उनकी जो पावर है ना वो एक ऐसे शख्स के पास होनी चाहिए जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, यानी कि प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, तो उनके पास में पावर्स होनी चाहिए आर्म्ड फोर्सेस की। शायद इस सोच के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्म्ड फोर्सेस की जो सुप्रीम पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में रखी। लेकिन देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिटिश प्रथाओं को, ब्रिटिश प्रैक्टिसेस को हमारे देश के संविधान निर्माता फॉलो कर रहे थे। चूंकि ब्रिटेन में भी आर्म्ड फोर्सेस की जो सुप्रीम पावर है वो किंग के पास में है, क्वीन के पास में है, तो इसी के चलते उन्होंने ज़्यादा इस बात पर दिमाग लगाया नहीं और चुपचाप करके पावर जो है वो दे दी प्रेसिडेंट को। देखो, इस मुद्दे पर ना, वैसे तो छोटे से छोटे मुद्दे पर जब संविधान बन रहा था ना, छोटे से छोटे मुद्दे पर बहुत डिबेट्स हुई थी, लेकिन इस मुद्दे पर ना कोई डिबेट नहीं हुई कि आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम पावर किसे दी जाए। अब दूसरे देशों की अगर बात करें, क्योंकि देखो जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे ना, तो ना सिर्फ उन्होंने ब्रिटेन का संविधान फॉलो किया था बल्कि दूसरे देशों के संविधानों को भी पढ़ा था, अच्छे अच्छे प्रोविजंस लिए थे। अमेरिका और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स में आर्म्ड फोर्सेस की जो सुप्रीम पावर है ना वो प्रेसिडेंट के पास में है। लेकिन फ्रांस और यूएसए में ना फर्क है, वहां पे तो फिर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है ना, यानी हमारे देश में जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर होती है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो वहां पे सिचुएशन अलग है, वहां पे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड नहीं है ना, हमारे देश में तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। चाइना में तो ना 1925 के बाद से ही एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, और वहां पे ना एक ही पर्सन 3-3 पोस्ट ऑक्यूपाई करता है। जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, वो देखो प्रेसिडेंट भी होगा चाइना का, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का
जनरल सेक्रेटरी भी होगा और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड भी होगा। सिर्फ 2 मौकों को छोड़ दें तो ऐसा नहीं था, अदरवाइज अभी जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो इन तीनों पोस्ट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक ही साथ। इवन पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। पाकिस्तान का आर्टिकल 243(1)(a ये अमेंड किया गया था 2010 में। इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांड है वो प्रेसिडेंट के पास होगी। लेकिन पाकिस्तान में ये नाम का आर्टिकल है। पाकिस्तान में तो इतने बार कू हो चुका है, वहाँ पर मिलिट्री ने सत्ता को हथिया लिया है, और यूँ कहा जाता है कि पाकिस्तान में रियल पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में, वो मिलिट्री के पास में ही है, और प्रेसिडेंट के पास में तो कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे देश में भी प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड है, लेकिन हमारे देश में आर्मी इतनी ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करती ना पॉलिटिक्स में जितना कि पाकिस्तान में करती हैं। तो लास्ट में मनीष तिवारी देखो यही बोलते हैं, कम से कम ना अगर डिबेट्स को पढ़े, संविधान की जो डिबेट्स है ना, संविधान जब बन रहा था तब की डिबेट्स है ना, तो पढ़ें तो एक चीज़ साफ लगती है कि इतना कुछ सोचा नहीं था संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिबेट भी नहीं हुई। संविधान निर्माताओं की सोच तो हमें तब पता लगेगी ना जब डिबेट्स हुई हों। इतनी डिबेट्स हुई नहीं थी उस समय इस इशू पर, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने ब्रिटिश प्रैक्टिस को उठा लिया था और आर्म फोर्सेस की जो सुप्रीम पावर है ना, सुप्रीम कमांड है ना, वो प्रेसिडेंट के पास रख दी थी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 2 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल इस इशू में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।